हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अविनाश और आज हम अपने एनसीईआरटी सीरीज़ के क्लास 10 के सिविक चैप्टर के पावर शेयरिंग के थर्ड वीडियो को शूट करने जा रहे हैं, जिसमें हम देखेंगे आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि पावर शेयरिंग की नीड क्यों है और डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग क्या क्या है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। और अगर शुरू करने से पहले एक बात और सुनिए, अगर किसी ने भी पावर शेयरिंग के वीडियो फर्स्ट एंड सेकंड को नहीं देखा है तो वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन लिंक को जाकर क्लिक करके ज़रूर देख लें। ठीक है, चलिए तो हम डिस्कस करते हैं पावर शेयरिंग की ज़रूरत क्यों है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी बुक में पावर शेयरिंग को ज़रूरत क्यों है उसके लिए दो रीजंस दिए हैं। पहला रीज़न है प्रूडेंशियल रीज़न। प्रूडेंशियल का मतलब होता है कैलकुलेटिव डिसीजन, कैलकुलेटिव डिसीजंस यानी लॉजिकल रीज़न। ये बेसिकली ये रीज़न जो है, ये पावर शेयरिंग करने पे ना अच्छे आउटकम्स देता है। अच्छे आउटकम्स कैसे देता है अभी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, अगर हम पावर शेयरिंग करेंगे तो वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा किसको, सोशल ग्रुप्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट को। जैसे आप बेल्जियम मॉडल को अगर देखें, बेल्जियम में कि जो डच स्पीकर्स थे और फ्रेंच स्पीकर्स थे, उन दोनों ने पावर शेयर किया। जैसे ही पावर शेयर किया उनके बीच कभी कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ। और कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, इसीलिए क्या करा, उसको यूरोपियन यूनियन ने अपना हेडक्वार्टर बनाया। ठीक, लेकिन श्रीलंका में सिन्हालाज और तमिल्स के बीच पावर शेयरिंग नहीं हुई, इसलिए उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट बना रहा। ठीक है ना। तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट जब भी होगा तो वहाँ पे कभी भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, यानी सरकार की कभी भी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी कि गवर्नमेंट को हमेशा अपने गिरने के चांसेस बने रहते हैं, जैसे श्रीलंका में। ठीक है, और अगर पावर शेयरिंग करोगे तो गवर्नमेंट स्टेबल बनी रहेगी, जैसे बेल्जियम में स्टेबल बनी रही। ठीक, देखो थोड़े समय में अगर देखेंगे ना, मेजॉरिटी लुक्स अट्रैक्टिव, मेजॉरिटी रूल्स लुक अट्रैक्टिव फॉर शॉर्ट रन। जो मेजॉरिटी का रूल होता है वो थोड़े समय के लिए अच्छा दिखता है क्योंकि वो मेजॉरिटी के लिए काम कर रहा होता है, लेकिन माइनॉरिटी के दिल में उस रूल के अगेंस्ट फीलिंग ऑफ एलियनेशन डेवलप होना शुरू हो जाता है। जैसे श्रीलंका में 48 में आज़ाद हुआ, 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ, 1956 में उन्होंने एक्ट ऑफ 1956 लेकर आए। ठीक है, इससे हुआ क्या कि कुछ समय तक तो जो सिन्हाला मेजॉरिटी थी उनको रूल अच्छा लग रहा था, लेकिन जैसे ही तमिल्स ने अपनी डिमांड रखना शुरू करी, वो क्या हो गया, श्रीलंका में सिविल वॉर्स होना शुरू हो गए, जिससे वो रूल दिखने में क्या होने लगा, लॉन्ग टर्म में वो रूल खराब होने लगा। फाइनली सिविल वॉर 2009 में जाके एंड हुआ है। इसलिए पहला कारण, पावर शेयरिंग करने से बेटर आउटकम्स आते हैं, कॉन्फ्लिक्ट की पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है, वायलेंस कम होता है, गवर्नमेंट स्टेबल रहती है और माइनॉरिटी भी हैप्पी फील करती है। ठीक, नेक्स्ट रीज़न मॉरल रीज़न, ये डीपर रीज़न है। ठीक, पावर शेयरिंग क्यों डेमोक्रेसी के लिए अच्छी है, कैसे, क्योंकि डेमोक्रेसी में दो लोग हैं, एक हैं लीडर या जिनको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं, और एक है पीपल, जनता। तो डेमोक्रेसी में जनता के पास ये अधिकार होना चाहिए कि वो किससे अपने आप को रूल करवाना चाहती है, वो खुद चुने। ठीक, तो पावर शेयरिंग ये पावर जनता को देता है। देखो क्या लिखा है, डेमोक्रेटिक रूल इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ पावर विद दोज अफेक्ट बाय इट्स एक्सरसाइज हु हैव टू लिव विद इट्स इफेक्ट। यानी डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग क्या मदद करता है, जो रूल्ड हो रहे हैं यानी जनता, जो रूल कर रहे हैं यानी रूलर्स यानी रिप्रेजेंटेटिव, तो जनता से पूछ के सरकार बननी चाहिए। ठीक, तो यानी क्या होना चाहिए, पावर शेयरिंग में क्या होता है, पावर शेयरिंग के अंदर यानी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, पीपल हैव द राइट टू कंसल्ट हाउ दे आर गवर्न, यानी लोगों से पूछा जाना चाहिए वो किससे शासित हों यानी किससे गवर्न हों। ठीक, यहाँ पर एक टर्म और समझने वाला है जिसे बोलते हैं लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट में गवर्नमेंट शब्द है और लेजिटिमेट का मतलब होता है लीगल। तो कैसी गवर्नमेंट होगी भाई, जो सरकार जनता बनाए वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट होगी, और इसी लेजिटिमेट गवर्नमेंट की वजह से जनता ना गवर्नमेंट में अपना स्टेक
इंश्योर करती है, अपनी भागीदारी इंश्योर करती है, क्योंकि वोट डालेगी वही सरकार बनाएगी, ठीक है ना। तो ये हमेशा बहुत पूछा जाता है, ठीक, इसीलिए बोला जाता है मॉरल रीजन को स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट, अब हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहली हमारी पावर शेयरिंग की फॉर्म है कौन सी? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। ये हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी यानी पावर ना इन ऑर्गन्स में बढ़ जाती है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है? सबसे पहले देखिएगा, इससे पहले देखिएगा, लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? लॉ मेकिंग का। और एग्जीक्यूटिव का क्या काम होता है? लॉ इम्प्लीमेंट करने का। और जुडिशरी का काम क्या होता है? लॉ को प्रोटेक्ट करने का, ठीक, लॉ को प्रोटेक्ट करने का। यानी अब देखिए, तीन ऑर्गन्स क्या हो गए? तीन ऑर्गन्स बन गए, ये तीन। अब देखिए, ये लॉ बनाता है, ये उसको इम्प्लीमेंट करता है, ये उसकी रक्षा करता है। यानी पावर एक लेवल पे डिवाइड हो गई, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे कितने लेवल पर होंगे? किस लेवल पर होंगे? सेम लेवल पर होंगे। सेम लेवल पर होकर लेकिन डिफरेंट पावर्स को एक्सरसाइज करेंगे। यानी कोई भी ना अनलिमिटेड पावर का यूज नहीं करेगा, ना एग्जीक्यूटिव अनलिमिटेड पावर का यूज कर सकता है, ना लेजिस्लेचर, ना जुडिशरी, ठीक। यानी हर ऑर्गन एक दूसरे को चेक और बैलेंस करेगा। यानी अगर लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बनाएगा जो सिटीजन्स के लिए खराब है, तो जुडिशरी उस लॉ को इनवैलिड डिक्लेयर कर देगा, ठीक। तो ये दोनों ना इस तरीके से चेक एंड बैलेंस बना के रखेंगे, ठीक। इसीलिए इसको चेक एंड बैलेंस सिस्टम भी कहा जाता है। अब आइए समझते हैं कैसे। नोट, जो मिनिस्टर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, वो क्या करते हैं? वो किस लिए रिस्पॉन्सिबल हैं? कि जो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली लॉ बनाएंगी, उसके लिए वो लॉ बनाने का काम करते हैं। यानी देख लीजिए, मिनिस्टर एंड गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज, उसके लिए लॉ बनाएंगे। तो हाउ चेक एंड बैलेंस कैसे काम करेगा, इस बात को आप समझिए। जैसे एग्जीक्यूटिव अपॉइंट्स द जज, क्या करते हैं? देखिए, एग्जीक्यूटिव अपॉइंट्स द जज का मतलब क्या है? ये एग्जीक्यूटिव किससे मिलकर बनती है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, और इसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव का हिस्सा कौन होता है? एक प्रेसिडेंट। तो हमारी कंट्री में प्रेसिडेंट क्या करता है? जज को अपॉइंट करता है। बट जज क्या करता है? जज कैन चेक द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव और लॉ मेड बाय लेजिस्लेचर। इस सिंपल सी बात समझिए, यानी प्रेसिडेंट जो कि एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, उसने जज को अपॉइंट किया। जो जज बना वो क्या करता है? ये देखता है कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ये सब के सब कॉन्स्टिट्यूशन से बियॉन्ड जाके काम तो नहीं कर रहे हैं। अगर काम जाके कर रहे हैं तो उनको चेक करेगा और वार्न कर देगा, नहीं भाई ये आपका राइट नहीं है, इस तरीके से वार्न कर देगा। यानी अगर कभी लेजिस्लेचर कोई ऐसा लॉ बना देता है जो उनके डोमेन में नहीं आता है, तो भी कहता है भाई आपकी डोमेन में नहीं है, आप मत बनाओ, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन। वर्टिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस देखेंगे अगर हॉरिजॉन्टल से। हॉरिजॉन्टल में पावर सेम लेवल पर डिवाइड थी, लेकिन वर्टिकल में डिफरेंट लेवल पर डिवाइड है। तो पावर क्या होती है? डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड होती है। सेंटर गवर्नमेंट, जिसे हम फेडरल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और ये पूरी कंट्री के लिए होती है। भारत में जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, जिसे हम बोलते हैं पूरी कंट्री के लिए होती है, इसको इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते हैं। एक है प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये क्या होता है? जैसे कि भारत, ये इंडिया है, इंडिया में बहुत सारे स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट की अपनी एक गवर्नमेंट है, ठीक। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट क्या होती है? कंट्री की सब यूनिट्स के लिए गवर्नमेंट होती है। इसे इंडिया में स्टेट गवर्नमेंट भी कहते हैं, और ये रीजनल लेवल पर होती है, ठीक है। जो ये सिस्टम है हर कंट्री में फॉलो नहीं होता है, ये इंडिया में तो फॉलो होता है। इंडिया में इसके नीचे भी चला जाता है। देखो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, स्टेट गवर्नमेंट होती है, इसके नीचे लोकल गवर्नमेंट, जो कि विलेज और सिटी लेवल पर होती है, ठीक है। अब बेल्जियम के अंदर ये चीज़ फॉलो हुई थी। बेल्जियम में कितने मॉडल थे? देखो, बेल्जियम के अंदर देखोगे, बेल्जियम के अंदर फॉलो हुई, लेकिन श्रीलंका के अंदर फॉलो नहीं। बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, और उसके बाद ब्रुसेल गवर्नमेंट थी, फिर उसके बाद कम्युनिटी गवर्नमेंट थी। यहाँ तक फॉलो हुई थी, लेकिन श्रीलंका में नहीं हुई, ठीक है। इस सिस्टम को ना फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है, ठीक। और हमारी कंट्री में क्या है? देखो साफ साफ मैंने ऊपर बताया कि हमारी कंट्री में जो स्टेट गवर्नमेंट के नीचे भी और गवर्नमेंट हैं, जो म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत के रूप में है। पंचायत कहाँ पर लगती है? विलेज में, और म्यूनसिपैलिटीज़ कहाँ लगती है? सिटी में। इंडिया में सबसे पहली पंचायत कहाँ लगी थी? किसी को याद है? नागौर में। कब लगी थी? 1959 में।
2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान में, ठीक है। और इस समय पे पंचायत में मिनिमम वुमेन रिजर्वेशन कितना है 33%, लेकिन मिनिमम है किसी किसी स्टेट में 50% भी है। बिहार पहला स्टेट है जिसने महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया पंचायत में, और उत्तराखंड में भी 50% रिजर्वेशन है पंचायत में। अब नेक्स्ट आते हैं कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो सबसे पहले देखिए ये कम्युनिटी गवर्नमेंट क्या होती है। कम्युनिटी गवर्नमेंट ना पावर शेयर करती है। क्या करती है? पावर शेयर करती है, लेकिन किसके बीच? डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच। वो सोशल ग्रुप्स कैसे हो सकते हैं? जो रिलीजन के बेसिस पे बने हो या भाषा के आधार पे बने हो, जैसे बेल्जियम में बने थे, ठीक। कुछ कंट्रियों में अगर आप देखोगे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट होता है वीकर सेक्शन के लिए, यानी सोसाइटी के वीकर सेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट में उनको हिस्सेदारी देता है, जिसे हम रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, जो कि इंडिया में भी है। इंडिया में लोकसभा में 47 सीट एसटी के लिए रिजर्व हैं और 84 सीट एससी के लिए रिजर्व हैं। अब ये रिजर्वेशन क्यों दिया जाता है? ताकि ये जो वीकर सेक्शन है ये भी गवर्नमेंट में स्पेस पा सके, सरकार के अंदर अपना जगह बना सके और अपने आप को एलिएनेटेड ना समझे, ठीक है। और इनके अंदर से ये क्यों दिया जाता है कि इनके अंदर से जो फीलिंग ऑफ एलिएनेशन है वो कम होती जाए, यानी अलगाव की भावना कम होती जाए, ठीक है ना। इस तरीके से इस कम्युनिटी गवर्नमेंट के थ्रू जो वीकर कम्युनिटीज़ हैं वो गवर्नमेंट में अपना पार्टिसिपेशन पाती हैं, ठीक। नेक्स्ट, पावर शेयरिंग विद पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट। आप समझिए, ठीक है। डेमोक्रेसी में भाई सिटीजन ना गवर्नमेंट को चूज करती है, अलग अलग कंटेस्टेंट्स को चूज करती है। अब उसके बाद वो कंटेस्टेंट ना किसी पॉलिटिकल पार्टीज से होते हैं। इस तरीके से डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज को जनता वोट दे देती है। जैसे हमने क्या करा, राम सिंह को चूज़ किया, राम सिंह भाजपा के थे, और दूसरे ने चूज़ किया श्याम सिंह को, श्याम सिंह कांग्रेस के थे। तो इस तरीके से पूरे देश में अलग अलग कैंडिडेट्स हैं जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज से हैं, और हो सकता है कुछ इंडिपेंडेंट भी हों। तो इस तरीके से जब हम वोट देते हैं तो एक पर्सन भी जीतता है और एक पॉलिटिकल पार्टी का कैंडिडेट भी जीतता है। तो कभी कभी सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को क्या होता है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ही नहीं मिल पाती है। क्या नहीं मिल पाती है? मेजॉरिटी ही नहीं मिल पाती है। कैसी सिचुएशन आती है कि जब किसी को भी मेजॉरिटी ना मिले। जब मेजॉरिटी नहीं मिलती है तब क्या करती हैं ये पॉलिटिकल पार्टीज? कोलिएशन करती हैं, हिंदी भाषा में बोलते हैं गठबंधन करती हैं। जब क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज क्या इलेक्शन साथ लड़ती हैं या इलेक्शन लड़ने के बाद साथ हो जाती हैं, तो उसको बोलते हैं कोलिएशन गवर्नमेंट। एक बात और याद रखिएगा, एक शब्द और जिसे बोलते हैं हंग पार्लियामेंट। अब ये हंग पार्लियामेंट क्या होती है? ऐसी पार्लियामेंट जिसमें किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को मेजॉरिटी ना मिले तो उसको बोलते हैं हंग पार्लियामेंट, लटकी हुई पार्लियामेंट। उस सिचुएशन में पॉलिटिकल पार्टीज कोलिएशन करती हैं, ठीक। तो चलिए आज हमने अपना पावर शेयरिंग का चैप्टर ख़त्म कर दिया है। अगर कोई भी चीज़ इसमें समझ में ना आई हो या आपको कुछ और चीज़ और भी रिक्वायरमेंट्स हों और भी किसी डिटेल में क्वेश्चन आंसर चाहते हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर इसके लिए वीडियोज़ बनाऊँगा।